Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka, and I welcome you all in this lecture, Elasticity of Supply. So in the last lecture, हमने बात की थी कि what is meant by elasticity of supply. तो हमने बात की थी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो सप्लाई के अंदर चेंज आएगा, बस वो इतना बता देता है कि अगर प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है तो उसके करके जो सप्लाई है वो भी इंक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है। वो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो डायरेक्शन ऑफ चेंज जो है वो बता रहा है, पर एक्चुअली सप्लाई के अंदर जो अमाउंट ऑफ चेंज कितना क्रिएट होता है वो नहीं बताता, बस वो हमें इतना बता देता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा सप्लाई डिक्रीज होगी। पर भैया प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई कितनी इंक्रीज होगी, प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो सप्लाई कितनी डिक्रीज होगी, ये तो वो बताता ही नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसलिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जो है वो हेल्प लेनी पड़ती है। और कौन सी प्राइस इलास्टिसिटी की हमें बात करनी पड़ती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो एक्चुअली कई तरह की होती है, पर हम बात करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, क्योंकि हमने जो सप्लाई के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि चेंज पता लगाना है वो किसके करके पता लगाना है, वो हमने प्राइस में जो चेंज आया उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई में कितना चेंज आया हमने उसका पता लगाना है। मतलब इसके अंदर हम ये मान के चलेंगे कि जो भी फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं, लाइक प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, number of firms, objective of the firm, government policy, natural factor और cost of production, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या हैं, वो कांस्टेंट हैं। मतलब हम इन सारी चीजों में कोई चेंज जो है वो नहीं लेके आएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो चेंज लाएंगे वो किसके अंदर लाएंगे, वो प्राइस में लाएंगे, और फिर ये देखेंगे कि प्राइस में चेंज आने पर सप्लाई में कितना चेंज जो है वो आता है। ठीक हो गया। अब ये तो पता लग गया भी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या करती है, इट मेजर्स चेंज। अब मैं यहां पे ना अभी गलत लिख रहा हूं, इसको मैं अभी थोड़ी देर में इसको ठीक करूंगा। चेंज इन सप्लाई ड्यू टू, क्या किसके करके, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। ओके, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या करता है, इट मेजर्स चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के चेंज होने पे सप्लाई कितना चेंज होती है उसको कौन मेजर करेगा, उसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो मेजर करेगी। इतना तो क्लियर हो गया। अब अगर हमने ये चेंज मेजर करना है तो क्वेश्चन उठा कि चेंज हम कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, अब इसको हम ना एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो भी किसी कमोडिटी का जो प्राइस था, ठीक है, पहले वो था 10 रुपीज। ठीक है, अब क्या हुआ, अब उसका प्राइस जो है वो 10% चेंज हो गया। अब 10% आप इंक्रीज भी करा सकते हैं, 10% आप डिक्रीज भी करा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं न्यू प्राइस। अब 10% चाहे तो इंक्रीज करा लो, 10% चाहे डिक्रीज करा लो, जो मर्जी कर लो। हम क्या करते हैं, 10% इंक्रीज करा लेते हैं तो प्लस 10% कर देते हैं। तो पहले 10 रुपी था, अभी कितना हो गया, 11 रुपी। एक कमोडिटी उसका रेट था 100 रुपी पहले, अभी उसका भी 10% चेंज हुआ तो कितना आ गया, 110। एक कमोडिटी थी जिसका प्राइस था 1000 रुपी, अब उसका भी 10% चेंज हुआ तो वो कितना हो गया, 1100। एक कमोडिटी पहले 10,000 रुपी की थी, उसका भी 10% चेंज हुआ, वो बन गया 11,000। एक कमोडिटी जो है वो थी 1 लाख रुपए की, अब उसका भी 10% चेंज हुआ, वो कितना बन गया, वो बन गया 1,10,000। ठीक है, यही हुआ। अब सारी कमोडिटी मैंने जो है वो 10% चेंज कराई। ध्यान से समझ आ रहा है। अब ध्यान से सोचो मैंने परसेंटेज में क्यों चेंज करा है। अगर मैं इसको परसेंटेज में ना चेंज कराता तो क्या होता, अब ध्यान से समझो।
अगर मैं परसेंटेज ना लिखता, मैं सीधा लिखता, मैं लिखता यहां पे न्यू प्राइस, मैं लिखता सारी कॉमोडिटी ना 10 रुपए महंगी होगी, तो ये 20 की हो गई, ये 110 की हो गई, ये 1010 की हो गई, ये 10,010 की हो गई, और ये 1,10,000 की हो गई। ठीक है, अब क्या सोचो भी, क्या सारी कॉमोडिटी के प्राइस के अंदर जो चेंज आया है वो सेम आया? ध्यान से सोचो। अब अगर ये कॉमोडिटी 10 से 20 हुई है ना, तो ये डबल हो गई है। अगर ये 100 से 110 हुई है तो सिर्फ 10% चेंज हुई है, ये 1% चेंज हुई है, ये 0.1% चेंज हुई है। ठीक है, ये 0.0001% चेंज हुई है। मतलब अगर मैं इसमें वैसे चेंज देखूं तो मैं कहूंगा ले भी सारी कमोडिटी ना 10 रुपए महंगी हो गई, तो 10 रुपए महंगी होगी तो प्राइस तो बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो इनकी सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं मैं बेवकूफ हूं, क्योंकि अगर आप ध्यान से सोचो, अगर मैं सिर्फ ये कहूं कि लो जी ये 10 रुपए की थी, ये 20 की, ये 100 की, ये 110 की, ये 1000 की, ये 1010 की, ये 10,000 की, ये 10,010 की, ये 1 लाख की, ये 1,10,000 की, सारी कमोडिटी ना बराबर महंगी हुई है। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं तो, अगर मैं कहता हूं कि सारी कमोडिटीज जो हैं वो बराबर महंगी हुई हैं, तो क्या होना चाहिए, सबकी सप्लाई भी बराबर बढ़नी चाहिए। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं मैं बेवकूफ आदमी हूं। क्यों? क्योंकि सारी कम्युनिटी जो है, आप सोचो अगर एक बंदा एक चीज बेच रहा था और वो 10 रुपए की थी, अगर उसको उसकी चीज के 20 मिलेंगे, अरे वो कहेगा यार डबल मिल रहे हैं, डबल, तो जितनी सप्लाई कर सकता हूं कर दूं, जितनी मार्केट में चीजें भेज सकता हूं भेज दूं, जितना निकाल सकता हूं ना स्टॉक निकाल दूं। वो क्या करेगा, वो सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। तो अगर एक पर्सन को अपनी कम्युनिटी के बदले में मिल रहे थे 1 लाख रुपीस, अब उसको मिल रहे हैं 1,10,000 रुपीस। ध्यान से सोचो, अब अगर इन दोनों कम्युनिटीज को कंपेयर करें, अब 10 वाली चीज 20 की हुई, ठीक, तो 10 रुपए महंगी, 1 लाख रुपीस वाली चीज 1,10,000 की हुई। वो कहता छोड़ो यार, 1 लाख रुपए की चीज थी, अभी सिर्फ 1,10,000 की हुई है, क्या फर्क पड़ा, 1 लाख रुपए के पीछे सिर्फ 10 रुपए महंगी हुई, छोड़ बरा, मैं सप्लाई करता ही नहीं, जितनी हो रही है उतनी करूंगा, वो सप्लाई चेंज ही नहीं करेगा। क्योंकि अगर 1 लाख रुपए वाली चीज सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए महंगी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर 10 रुपए वाली 20 की होगी ना, बहुत फर्क पड़ने वाला है। सो इसलिए हमने ये नहीं देखना कि सारी की सारी जो कम्युनिटीज हैं वो क्या हुई हैं, वो बराबर चेंज हुई हैं, बराबर चेंज नहीं हुई। क्योंकि अगर हम ये 10 10 10 10 10 पे चक्कर में पड़ गए तो रिजल्ट गलत हो जाएंगे। क्योंकि ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज तो बराबर है, सारे 10 रुपए है, पर अगर जो इसका मैं सप्लाई के ऊपर इफेक्ट देखूं वो बराबर नहीं होगा। अगर 10 वाली 20 की होगी ना, सप्लाई बहुत बढ़ने वाली है, अगर 100 वाली 110 होगी, सप्लाई फिर भी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, पर अगर 1 लाख वाली 1,10,000 की होगी ना, सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब हम जो यहां पे लिख रहे हैं ना, चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो जो प्राइस लेना है उसमें जो चेंज लेना है वो ये एब्सोल्यूट चेंज नहीं लेना। आपने ये नहीं देखना कि जो सप्लाई है वो एब्सोल्यूटली कितनी चेंज हुई ड्यू टू एन एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस। आपने दोनों के अंदर जो चेंज लेना है ना, वो आपने जो है वो एब्सोल्यूट नहीं लेना, आपने क्या लेना है, आपने परसेंटेज चेंज लेना है। मतलब आपने ये नहीं देखना कि एक्चुअली सप्लाई जो है वो कितनी चेंज हुई। मान लो एक कम्युनिटी की सप्लाई पहले जो है वो 20 थी, अभी वो 22 है। एक की सप्लाई 200 थी, अभी वो 202 है। एक की सप्लाई 2000 थी, अब 2002 है। एक की सप्लाई 20,000 थी, अभी 20,002 है। तो ये मत कहना कि सारी की सारी कम्युनिटी की सप्लाई जो है वो कितनी बढ़ी है, 2 बढ़ी है, तो सबकी सप्लाई बराबर बढ़ गई। अरे सोचो 20 से 22 होगी ना तो 10% बढ़ रही है। अगर एक चीज पहले 20,000 आ रही थी, अभी सिर्फ 20,002 आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए अगर हम एब्सोल्यूट चेंज लेते हैं, इधर द एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस और द एब्सोल्यूट चेंज इन सप्लाई, वो हमें सही रिजल्ट के ऊपर जो है वो नहीं लेके जाएगा। तो जब भी चेंज मेजर करना है ना,
वो चेंज हमने परसेंटेज में लेना है भी। अगर प्राइस चेंज हुआ तो कितने परसेंट चेंज हुआ, अगर सप्लाई चेंज हुई तो कितने परसेंट चेंज हुई, क्यों। अब इसकी एग्जांपल लो। अगर मैं बोलूं कि अगर प्राइस की बात करें, मान लो प्राइस कहते हैं बढ़ गया, एक कमोडिटी जो थी उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया 5 रुपीज पर लीटर, एक का बढ़ा 5 रुपीज पर मीटर, एक का बढ़ा 5 रुपीज पर केजी। अब पूछो भी ज्यादा महंगी कौन सी हुई, 5 रुपी लीटर महंगी हुई ज्यादा, कि 5 रुपी पर मीटर महंगी हुई, कि 5 रुपी पर केजी महंगी हुई। सोचो क्या जवाब है इसका, ध्यान से सोचो। अगर मैं इसको चेंज भी कर दूं, अगर मैं यहां पे कमोडिटी का नाम भी लिख दूं, तो मैं लिख दूं कि लो जी, एक कमोडिटी है मिल्क, एक कमोडिटी है क्लॉथ और एक कमोडिटी है शुगर। जो मिल्क का रेट था वो था 40 रुपीज पर केजी, जो क्लॉथ है उसका रेट था 100 रुपी पर मीटर, ठीक है, सॉरी, जो मिल्क है वो लीटर में है, और जो शुगर है वो थी 50 रुपी पर केजी। मिल्क जो है वो 40 रुपी लीटर था, क्लॉथ 100 रुपी मीटर था, शुगर 50 रुपी केजी थी। अब क्या हुआ, ये 45 रुपीज पर लीटर, ये 105 रुपीज पर मीटर, और ये 55 रुपीज पर केजी। अब मैं पूछूं कौन सी ज्यादा महंगी हुई, तो कोई आंसर नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो 5 रुपए महंगी हुई है ये 1 लीटर के पीछे मेजर हुई है, ये 5 रुपए जो महंगी हुई है वो 1 मीटर के पीछे महंगी हुई है, ये जो 5 रुपए महंगी हुई है वो 1 किलो के पीछे महंगी हुई है। अब लीटर अलग है, मीटर अलग है, किलो अलग है, तो हो गया प्रॉब्लम। मतलब जब आप प्राइस के अंदर चेंज लाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई में चेंज लाएंगे, तो हर एक कमोडिटी की जो सप्लाई होती है वो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर होती है। कोई लीटर में, कोई मीटर में, कोई किलो में, कोई ग्राम में, कोई क्विंटल में, कोई टन्स में, कोई ऑन्स में, कोई पाउंड में, कोई तोला में, हर की अलग अलग है। तो अब कैसे कंपेयर करोगे, हमारे लिए जरूरी हो जाता है हम क्या करें, हम इन सारे जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं हम इनको बाहर निकालें। मतलब लीटर, मीटर, क्विंटल, टन, ग्राम सब बाहर निकाल दो। क्या कर दो, सारे के सारे जो भी ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है इनको एक कॉमन यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दो, ताकि अगर हमें कल को किसी दो कम्युनिटी की इलास्टिसिटी को कंपेयर करना पड़े हम कर सकें। क्योंकि अगर एक कम्युनिटी 40 रुपीज पर लीटर से 45 रुपी पर लीटर होती है और एक कम्युनिटी 50 रुपी पर केजी से 55 रुपी पर केजी होती है, और अगर हमें यह कहा जाए ना इसकी इलास्टिसिटी को कंपेयर करो, हम कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये लीटर में, ये केजी में, कैसे कंपेयर करेंगे, ये मीटर में, ये केजी में, कैसे कंपेयर करेंगे। तो जरूरत इस बात की है हम क्या कर सकें, हम ये सारे जो लीटर, मीटर, केजी हैं इनको बाहर निकाल दो। इनको बाहर निकाल के क्या करो, इनको सभी को एक कॉमन यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर दो, एंड दैट कॉमन यूनिट विल बी परसेंटेज। तो पहली बात ये याद रखनी है कि जब हमने सप्लाई के अंदर चेंज लेना है वो हमने परसेंटेज के अंदर लेना है, और जो प्राइस के अंदर चेंज लेना है वो भी परसेंटेज में लेना है, ताकि हम ये जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है इसकी प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। ये जो केजी, लीटर, मीटर, क्विंटल, टन है ना, ये हमें परेशान ना कर सके। हम दो या दो से ज्यादा जो कम्युनिटीज हैं उनकी इलास्टिसिटीज जो है उसको कंपेरेबल बना सके, और वो कंपेरेबल तभी बन पाएंगी जब हम ये यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो है उनको बाहर निकालेंगे। सो हमने ये ध्यान रखना है कि जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करेंगे उसमें हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने प्राइस में चेंज देखना है, उसके अंदर हमने उसके करके सप्लाई में चेंज देखना है, पर जो प्राइस में चेंज देखना है वो भी परसेंटेज में देखना है, और जो सप्लाई में चेंज देखना है वो भी परसेंटेज में ही देखना है। हम परसेंटेज इसलिए यूज कर रहे हैं सो दैट वी कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा कि अब जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या करती है, इट मेजर्स
द proportionate, अगर आपने proportionate नहीं लिखना तो आप परसेंटेज भी लिख सकते हैं, proportionate और percentage change in supply of a commodity due to certain proportionate, फिर मैं वही कह रहा हूं, proportionate नहीं लिखना तो आप परसेंटेज लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। अब इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि हमने क्या लिखा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो क्या मेजर करती है, कहता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द प्रोपोर्शनेट और द परसेंटेज चेंज। मतलब जो आपने चेंज लेना है किसके अंदर, सप्लाई के अंदर, वो किस में लेना है, वो आपने परसेंटेज में लेना है। आपने ये देखना है कि पहले सप्लाई कितनी थी, अभी सप्लाई कितनी है। ध्यान से ये नहीं देखना, आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि पहले सप्लाई कितनी थी, अभी जो आई है सप्लाई वो कितने परसेंट चेंज होके आई है। मतलब ये देखना है, अगर मान लो मैं कहूं कि पहले सप्लाई थी 50 यूनिट की, अभी सप्लाई है 55 यूनिट की। ठीक, ध्यान से, पहले सप्लाई थी 50 यूनिट्स की, अभी सप्लाई है 55 यूनिट की। आपने ये नहीं कहना कि सप्लाई 5 यूनिट इंक्रीज हुई है, आपने कहना है सप्लाई 10% इंक्रीज हुई है। बस, अगर पहले सप्लाई थी मान लो 40 यूनिट की, अभी है 48 यूनिट की, तो ये मत कहना कि सप्लाई 8 यूनिट इंक्रीज हुई है ना, हम ये कहेंगे कि सप्लाई 20% इंक्रीज हुई है। बस ये ध्यान रखना कि जो सप्लाई में चेंज आए वो आपने हमेशा प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज देखना है, और जो आपने ये प्राइस के अंदर जो चेंज है ये भी किसमें देखना है, इसको भी आपने प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज फॉर्म में देखना है। जैसे मान लीजिए कि किसी कमोडिटी का जो प्राइस था पहले 100 रुपी था, अभी जो है वो 108 रुपीज है, 108। तो ये नहीं कहना कि 8 रुपी महंगी हो गया ना, आपने कहना 8% बढ़ गया। अगर मान लो किसी कम्युनिटी का प्राइस जो है वो पहले था 50 रुपीज, अभी है 60 रुपीज, तो ये मत कहना कि 10 रुपीज महंगा हो गया ना, हम कहेंगे 20% महंगा हो गया। मतलब जो भी हमने प्राइस में चेंज लेना है या जो भी हमने सप्लाई के अंदर चेंज लेना है वो हमने किस में लेना है, वो हमने परसेंटेज में लेना है, तभी हम जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। बिना इसके आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। अब जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इसको हम मेजर कैसे करेंगे, चलो इसका फॉर्मूला लिख के लेते हैं। ये डेफिनेशन जो है वो एज इट इज ही रहने देते हैं, इसको हम चेंज नहीं करते। सो इलास्टिसिटी के लिए ई, स्मॉल ई हम यूज करते हैं, इसके सबस्क्रिप्ट में मैं डालने वाला हूं एस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, अब ध्यान रखना कि इसका जो फॉर्मूला है वो है percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price। अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड याद आ रहा हो तो उसमें हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हमने डिमांडेड की जगह पे कर दिया सप्लाइड। ठीक हो गया। अब अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करनी है तो साथ में माइनस का साइन लगाना है। क्यों, क्योंकि यहां पे डिमांड था, यहां पे प्राइस था। सो डिमांड और प्राइस के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन होता है ना। जो डिमांड और प्राइस है वो क्या जाते हैं, उल्टा जाते हैं ना। प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है, प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है।
प्राइस और डिमांड क्योंकि इनवर्स जाते हैं इसलिए हमने माइनस का साइन लगाया था, पर इस फॉर्मूला के अंदर हम माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि प्राइस और सप्लाई के बीच में नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए यहां पे प्लस का साइन जो लगेगा। प्लस का साइन क्यों लगेगा? बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। दूसरी बात कि अब अगर कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसमें ना गड़बड़ कर जाते हैं। गड़बड़ क्या करते हैं, ये जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है इसको ऊपर लिख देते हैं और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इसको नीचे लिख देते हैं। बस यहीं पे गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ इसलिए होती है क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि दोनों में से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इस फॉर्मूला में काम करने वाले हैं। कैसे? अब अगर आप जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगर आप मान लो उसको भूल भी जाओ, आप सिर्फ ये सोचो कि आपके पास सिर्फ दो चीजें, एक है प्राइस और एक है सप्लाई, दो चीजें। इन दोनों में से डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? अब हम ऑलरेडी बहुत बार डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने ये कहा था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ये वो वेरिएबल होते हैं जिनके अंदर पहले चेंज आता है ना? तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा अच्छा सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गया। ध्यान से सोचो, क्या मैं ऐसे बोलूंगा? मैं बोलूंगा अच्छा सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गया, ऐसे बोलूंगा? या मैं बोलूंगा कि प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गई? दो लाइंस हैं, एक है प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ गई, एक है सप्लाई बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गया। सही कौन सी है? पहले वाली। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी। लाभ सप्लाई यही तो बात करता है। वो कहता है देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस देयर इज एन इंक्रीज इन सप्लाई, इफ देयर इज अ डिक्रीज इन प्राइस देयर इज अ डिक्रीज इन सप्लाई। वो पहले किसको चेंज कराता है? वो पहले प्राइस को चेंज कराता है। तो पहले चेंज किसमें आ रहा है? प्राइस में। और उसके करके किसमें चेंज आ रहा है? सप्लाई में। वो कहता है प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगी। मतलब सप्लाई में जो चेंज आएगा वो बाद में आएगा, पहले प्राइस में चेंज आएगा। अब मतलब प्राइस तो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी अब जो आपकी सप्लाई है वो आपके प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है ना, तो इसलिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं न्यूमिनेटर में, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो होते हैं डिनोमिनेटर में। कैसे? आप एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक घर बनाते हैं, उस घर के अंदर आप क्या करते हैं? नीचे सबसे पहले अपने बेस रेडी करते हैं घर का, जिसको हम कहते हैं नींव। घर की नींव रेडी करते हैं ना। अब नींव जो है उसके ऊपर पूरा घर खड़ा होता है ना? जो ऊपर आप दीवार खड़ी करते हैं या आप लॉबी बनाते हैं, किचन बनाते हैं, वॉशरूम बनाते हैं, बेडरूम बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं, डाइनिंग हॉल बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो क्या? वो सारा का सारा इस बात पे डिपेंड करता है, जो भी आपके घर का पूरा स्ट्रक्चर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपने अपने घर की वो जो बेस बनाया है वो कितना स्ट्रांग बनाया है। क्योंकि जितना आपके घर का जो बेस है, जो उसकी नींव है वो मजबूत होगी, आपका घर उतना ही मजबूत होगा। अब जो बेस है वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके ऊपर आपके घर की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है। अब जो बेस है ना वो नीचे होता है, तो इसलिए जो प्राइस है उसको नीचे रखना, क्योंकि प्राइस जो है वो क्या है? वो सप्लाई में जो चेंज आएगा उसका बेस है। पहले चेंज प्राइस में आएगा, उसके बाद चेंज सप्लाई में आएगा। ठीक बात समझ में? मतलब कहने का ये है कि परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस है दैट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वो डिनोमिनेटर में होते हैं, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो होते हैं न्यूमिनेटर में। अब इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करके और प्राइस इलास्टिक सप्लाई का आंसर पता लगा सकते हैं। जैसे अब जब मैंने आंसर इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो ध्यान रखना, ऊपर वाली वैल्यू बाद में पुट करनी है, नीचे वाली वैल्यू पहले पुट करनी है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, पहले चेंज प्राइस में आएगा, पहले नीचे वाली वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी है। क्या हुआ? किसी भी कम्युनिटी का प्राइस जो है वो 20%, देखो परसेंटेज चेंज है, 20% इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज हुआ तो प्लस, अगर डिक्रीज हुआ होता तो माइनस। तो किसी भी कम्युनिटी का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हुआ, उसके करके उसकी जो सप्लाई है वो क्या हो गया? वो 60% क्या होगी?
अगर किसी कमोडिटी का प्राइस जो है अगर वो 20% इंक्रीज हुआ है तो सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब याद रखना जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ना, मैंने ये कहा ये लॉ ऑफ सप्लाई का पार्ट भी है। मतलब जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो क्या करता है, हमें सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज सुना के चला जाता है, वो जो अमाउंट ऑफ चेंज है ना उसकी बात नहीं करता। मतलब ये उसका पार्ट भी है, मतलब पार्ट बी पहले ए होगा तो उसके बाद ही बी आएगा ना। मतलब आपने लॉ ऑफ सप्लाई को फेल नहीं कराना है, आपने ये याद रखना है कि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है ना उसमें प्लस आया तो सप्लाई इंक्रीज होगी, मतलब सप्लाई में भी क्या होगा, प्लस आएगा। तो प्लस 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 60% 20% कैंसिल किया, आंसर कितना 3। तो मैं कहूंगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी 3। अब क्या होता अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस, पहले प्राइस में चेंज लाना है, 10% कम हो जाता, तो कम हो जाता तो क्या आता -10%। यहां पे प्राइस 20% इंक्रीज किया था, यहां पे प्राइस 10% फॉल किया है, सो -10%। अब प्राइस कम हुआ है तो सप्लाई भी कम होगी। सप्लाई कितनी कम हुई, वो कहता है सप्लाई हो गई जी 40% कम, कम हो गई तो -40%, माइनस माइनस कैंसल, 10% 40%, आंसर कितना 4, आंसर प्लस में। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर आएगा वो हमेशा और हमेशा किसके अंदर आएगा, वो हमेशा और हमेशा प्लस के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि अगर नीचे प्लस है तो ऊपर भी प्लस होगा, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, तो दोनों दोनों प्लस प्लस प्लस। अगर प्राइस डिक्रीज हुआ है तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी, तो नीचे भी माइनस तो ऊपर भी माइनस, माइनस माइनस कैंसल, आंसर फिर प्लस। अब ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि एक जगह पे प्लस हो एक जगह पे माइनस हो, भी प्राइस जो है वो तो इंक्रीज हो गया हो पर सप्लाई डिक्रीज हो गई हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। या प्राइस डिक्रीज हो गया हो तो सप्लाई इंक्रीज हो गई हो, यानी नीचे माइनस ऊपर प्लस, ये भी नहीं हो सकता। यानी अगर साइन की बात करें, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर भी प्लस होगा, नीचे माइनस है तो ऊपर भी माइनस होगा, प्लस 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 कैंसिल, माइनस 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 कैंसिल। तो अल्टीमेटली जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर होगा वो हमेशा प्लस के अंदर आएगा, वो कभी भी माइनस के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस के अंदर है। तो अगर आपको उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद आंसर आपको माइनस में मिले तो समझ लेना कहीं ना कहीं पे गड़बड़ मारी है, उसको चेक कर लेना, क्योंकि इसका आंसर कभी भी माइनस में हो ही नहीं सकता। बात समझ में। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको मेजर करते हैं। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया 3 है, ये मैंने ऐसे लिख दिया 4 है, पर एक्चुअली आंसर 3 है कि 4। अब हमने उसको मेजर करना है। अब अगर हमने उसको मेजर करना है तो हमारे पास ना उसके लिए कुछ मेथड्स हैं। जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर किया था बहुत सारे मेथड के थ्रू, उसके अंदर हमने प्रोपोर्शनल मेथड यूज किया था, उसके अंदर हमने पॉइंट मेथड यूज किया था, उसके अंदर हमने टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज किया था, वैसे इसके भी मेथड है। तो सबसे पहला मेथड जो हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में यूज करने वाले हैं वो है हमारा परसेंटेज मेथड, या हम इसको परसेंटेज मेथड नहीं कहना चाहते तो हम इसको प्रोपोर्शनेट मेथड जो है वो भी कह सकते हैं, एक ही बात है। आप इसको परसेंटेज मेथड बोल लीजिए कि प्रोपोर्शनल मेथड बोल लीजिए, कोई फर्क नहीं है। दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसके अकॉर्डिंगली जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या है, अब ध्यान से पकड़ो, परसेंटेज मेथड है ना, तो अभी फॉर्मूला जो लिखा था वही इसी का तो फॉर्मूला लिखा था, तो क्या आएगा उसमें मैं लिखूंगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय, इसको हम करेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बस ये इसका प्रोपोर्शनल मेथड है या इसका परसेंटेज मेथड है। अब इसको एक्सपैंड करो, अब देखो ऊपर भी परसेंटेज है और नीचे भी परसेंटेज है। देखो परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज क्या होता है 100, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, ठीक है। वो कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाई में आने वाला चेंज। अब चेंज का मतलब क्या होता है,
ध्यान से सोचो। मैं कहता हूं कि यार वो बंदा ना चेंज हो गया, पहले तो बड़ा अच्छा था यार, अब ना हालात उसके खराब है यार, चेंज हो गया यार। चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी पहले वाली पोजीशन के साथ अभी की पोजीशन को कंपेयर कर रहे हैं। भी हम कह रहे हैं पहले ऐसा था अब ऐसा है, तो चेंज आया ना। हम कहते हैं यार तू तो बिल्कुल नहीं चेंज हुआ, मतलब जैसा तो पहले था अभी भी वैसा ही है। मतलब अभी भी मैं तेरी पुरानी पोजीशन की अभी वाली पोजीशन के साथ कंपैरिजन कर रहा हूं। मैं कहता हूं यार तू तो चेंज हो गया, तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि तेरी पुरानी वाली पोजीशन को तेरी आज वाली पोजीशन के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं। सो जब भी हम चेंज की बात करते हैं, हम पहले वाली पोजीशन और अभी वाली पोजीशन को कंपेयर करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि एक्चुअली चेंज कितना आया। जैसे अब सोचो कि जो मुझे चेंज पता लगाना है वो किस में लगाना है, सप्लाई में। तो मैं बोलूंगा पहले तो ये देखूंगा कि एक्चुअली सप्लाई में चेंज आया कितना, दैट इज डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है? सप्लाई में चेंज, और इसको कंपेयर करूंगा डिवाइडेड बाय क्यू। क्यू क्या है? जो पहले सप्लाई होती थी। क्योंकि देखो मैंने जो चेंज आया ना उसको कंपेयर करना है किसके साथ? पहले वाली पोजीशन के साथ। जो क्यू है वो क्या है? वो आपकी शुरू शुरू वाली सप्लाई है। शुरू शुरू में कितनी सप्लाई थी और अभी उसमें कितना चेंज आया। जैसे अब देखो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब इसमें क्या करना है, हमने पहले तो ये देखना है कि प्राइस में कितना चेंज आया, डेल्टा पी। फिर अब इसको भी कंपेयर करेंगे पी के साथ। पी क्या है? आपका पहले वाला प्राइस कितना था उसके साथ। 100 से 100 कैंसिल। अब देखो, अब डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी। चेक करो, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, इसको ऊपर ले गया तो ये क्या बन गया? ये बन गया पी अपॉन डेल्टा पी। ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा ना, तो डेल्टा वाले एक साइड में कर देते हैं, दूसरे दूसरी साइड में कर देते हैं। सो डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू है क्यू में चेंज। तो कैसे पता लगेगा? इसको मैं बोल देता हूं Q1 माइनस क्यू। डेल्टा पी क्या है? पी में चेंज। ये कैसे पता लगेगा? P1 माइनस पी इंटू पी अपॉन क्यू तो है ही। अब Q1 क्या है? Q1 का मतलब है कि अभी सप्लाई कितनी है। Q का मतलब पहले कितनी सप्लाई थी। तो मान लो पहले सप्लाई थी, पहले Q वो थी 10। Q1 अभी सप्लाई कितनी है? मैं कहता हूं अभी है मान लो 18। अभी है 18, पहले थी 10, तो चेंज कितने का आया? 8 का। तो डेल्टा क्यू क्या हो गया? 8। मैं कहता हूं पहले प्राइस जो था वो था 6, अभी प्राइस है 10, तो चेंज कितने का? पहले 6 था अभी 10 है, कितने का चेंज आया? 4 का। तो डेल्टा पी कितना? 4। कैसे पता लगा? पी पहले प्राइस कितना था? 6। P1 अभी प्राइस कितना है? वो कितना है? 10। तो 10 माइनस 6 कितना आ गया? 4। आंसर आ गया। सो अगर आपने डेल्टा क्यू पता लगाना है तो कैसे पता लगाएंगे? अभी वाली सप्लाई में से पहले वाली सप्लाई माइनस कर दीजिए। अगर आपने डेल्टा पी पता लगाना है तो अभी वाले प्राइस में से पहले वाला प्राइस जो है वो माइनस कर दीजिए। अब सारी नोटेशंस लिख लेते हैं। अब डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू है चेंज इन सप्लाई। डेल्टा पी क्या है? डेल्टा पी है चेंज इन प्राइस। ठीक है, डेल्टा क्यू क्या हो गया? चेंज इन सप्लाई। डेल्टा पी क्या हो गया? चेंज इन प्राइस। पी क्या था? पी था आपका इनिशियल प्राइस, भी आपका पहले प्राइस कितना था। ठीक है, P1 क्या है? P1 है कि आपका नया प्राइस कितना है। Q क्या था? Q था आपकी इनिशियल सप्लाई, और Q1 क्या था? इट इज योर न्यू सप्लाई। बस अब ये 5-6 नोटेशन है जो आपने याद रखनी है। भी अगर आपने चेंज पता लगाना है तो क्या करो? पहले तो डेल्टा क्यू यानी कि सप्लाई में कितना चेंज आया उसका पता लगाओ। डेल्टा पी प्राइस में कितना चेंज आया उसका पता लगाओ। पी क्या है? इनिशियल प्राइस है। P1 क्या है? न्यू प्राइस है। Q इनिशियल सप्लाई है। Q1 न्यू सप्लाई है। तो बस इससे क्या होगा, आपको फॉर्मूला जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक बार ये फॉर्मूला जो है वो हम फिर से देख लेते हैं ताकि बिल्कुल आपकी जो कंफ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाए। कैसे क्लियर होंगी, एक बार इसको फिर से बना के देख लेते हैं। इसको कैसे करना है आपने, तो सबसे पहले आपने क्या करना है,
इसके लिए जो अपना बेसिक फॉर्मूला है ES वाला वो लिख लेना है। वो किसके बराबर है? वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय, उसको हम कहेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब आपने क्या करना है? आपने परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए ऊपर भी 100 लगा दो, नीचे भी 100 लगा दो। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कई बार, या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को प्रूव कीजिए। सो हम इससे हेल्प से हम फॉर्मूला प्रूव कर सकते हैं। सो आपने अब परसेंटेज के लिए 100 हो गया, नीचे भी परसेंटेज के लिए 100 हो गया, बाकी बचा यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। तो डेल्टा क्यू क्या है? सप्लाई में चेंज। इसको कंपेयर करना है किसके साथ? पहले वाली सप्लाई के साथ। फिर चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस किसके बराबर है? डेल्टा पी के बराबर। इसको भी किसके साथ कंपेयर करना है? पहले वाले प्राइस के साथ। 100 से 100 कैंसिल कर दीजिएगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, इसको ऊपर ले जाइएगा, P अपॉन डेल्टा P, डेल्टा वाले एक साइड में, दूसरी साइड में। सो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P, P अपॉन Q। देखो ये डेल्टा P को इधर ले आया, ये Q को इधर ले गया। अब डेल्टा Q किसके बराबर है? डेल्टा Q है Q में चेंज। कैसे पता लगेगा? अभी वाली सप्लाई में से पहले वाली सप्लाई माइनस कर देना। डेल्टा P क्या है? प्राइस में चेंज। कैसे पता लगेगा? अभी वाले प्राइस में से पहले वाला प्राइस माइनस कर देना, इंटू P अपॉन Q कर देना। और अगर ये एग्जाम में आ जाए तो आपने सिर्फ इतना करके नहीं छोड़ना, आपने हर एक नोटेशन जो भी आपने यूज की है आपने उसका मीनिंग बताना है। उसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो हमने ES यूज किया था, यहाँ पे ES क्या है? ES का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, ES हो गया। उसके बाद आपने क्या यूज किया? डेल्टा Q। तो डेल्टा Q बताओ क्या है? डेल्टा Q है आपका चेंज इन सप्लाई। फिर आपने क्या यूज किया? डेल्टा P। तो डेल्टा P बताओ, डेल्टा P क्या है? इट इज योर चेंज इन प्राइस। ठीक, और क्या यूज किया आपने? Q यूज किया। Q बताओ, Q क्या है? Q है आपका इनिशियल प्राइस, यानी कि पहले वाला प्राइस कितना था। फिर आपने P यूज किया। P बताओ, P क्या है? वो है सॉरी Q क्या है? आपकी इनिशियल सप्लाई है। जो P है वो क्या है? वो आपका इनिशियल प्राइस है। उसके बाद आपने डेल्टा Q हो गया, डेल्टा P हो गया, Q हो गया, P हो गया। उसके बाद आपने क्या यूज किया? Q1। तो Q1 बताओ ये क्या है? ये आपकी न्यू सप्लाई है। उसके बाद आपने क्या यूज किया? P1। तो P1 बताओ ये क्या है? ये आपका न्यू प्राइस है। ठीक हो गया। तो ये अगर आप इतना करते हैं तो जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका फर्स्ट मेथड जो है वो हो जाता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है हम उसको मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। आपको जब भी एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इसी फॉर्मूला के आने वाले हैं। सो इस फॉर्मूला को आप ध्यान से समझ लीजिए। आपने कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये सारा आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे आप सीधा लिखेंगे कि ES किसके बराबर है? डेल्टा Q डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। अगले स्टेप में आप सीधा, अब ये लिखने की जरूरत नहीं कि ये आपने कैसे ड्राइव किया। डेल्टा Q आप लिख देना कि ये किसके बराबर है? Q1 माइनस Q। डेल्टा P किसके बराबर है? P1 माइनस P। और ये आ जाएगा आपका P अपॉन Q। अब बाकी जो वैल्यूज होंगी वो ऑलरेडी आपको न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होंगी। आपको Q1 पता होगा, Q पता होगा, P1 पता होगा, P पता होगा। आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपका न्यूमेरिकल जो है वो हो जाएगा। और फुल फ्लेज 4 मार्क्स के अंदर जो है न्यूमेरिकल आएगा और ये फुल के फुल मार्क्स जो है वो आप अचीव कर सकते हैं। कैसे? और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।